नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में जानेंगे। कल वाला जो वीडियो था उसमें हमने विद्युत धारा क्या होती है और विद्युत धारा के प्रकार के बारे में समझा। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रभाव और इनके बारे में समझेंगे। विद्युत धारा के प्रभाव क्या होते हैं, तो देखिए इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि विद्युत के क्षेत्र में विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वो कौन कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलता है और उस धारा का उपयोग किस क्षेत्र में और किस प्रकार से किया जा रहा है, उसी के आधार पर इसे निम्न भागों में बांटा गया है। तो देखिए विद्युत धारा के प्रभाव, पहला जो प्रभाव देखने को मिलता है वहां से देखिए ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। तो देखिए पहला हम पढ़ेंगे ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, यानी ऊष्मीय प्रभाव को ही क्या बोला जाता है, तापीय प्रभाव। तो देखिए सर्वप्रथम ये प्रभाव किसने दिया था, तो ध्यान रखिए जूल ने दिया था। जूल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, तो देखिए जूल के अनुसार, यानी जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे ये क्या है, कोई चालक तार है, अब इसमें से क्या है, वोल्टेज सोर्स लगाकर इसमें क्या किया गया है, विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए। तो इसमें क्या होता है कि चालक तार का एक प्रतिरोध गुण होता है। क्या होता है, प्रतिरोध गुण। तो इस प्रतिरोध में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसमें क्या होगी, हीट उत्पन्न होगी। तो इसी प्रभाव के बारे में बताया जूल नामक वैज्ञानिक ने। तो देखिए इन्होंने क्या कहा, जब चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के प्रतिरोध के कारण इसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होगी। जब किसी चालक तार में से हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो उसके प्रतिरोध के कारण वो किसमें उत्पन्न होगी, हीट में। यानी जो ये विद्युत धारा किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ये एक हीट के रूप में क्या करेगी, ऊर्जा का व्यय करेगी। यानी प्रतिरोध क्या करेगा, प्रतिरोध विद्युत धारा को ऊर्जा के रूप में, यानी हीट की ऊर्जा के रूप में इसे क्या करेगा, व्यय करेगा। यानी विद्युत शक्ति को व्यय करता है, यानी विद्युत शक्ति का व्यय करता है किसके रूप में, हीट के रूप में। तो ध्यान रखिए जब चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के प्रतिरोध के कारण इसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जूल ने एक फॉर्मूला दिया, कौन सा था, हीट बराबर I² RT जूल। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए जूल का जो फॉर्मूला है वो कौन सा है, H बराबर I² RT जूल। इसी फॉर्मूले के हिसाब से क्या होती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी इसके प्रतिरोध का जो गुण है इसी के कारण क्या होती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो देखिए इसका जो प्रभाव अपन अधिकतर देखने को मिलता है, जैसे क्या होता है, एक रूम हीटर, यानी ये क्या है, कोई रूम हीटर है, इस प्रकार से बना हुआ रहता है। तो इसमें देखिए इस प्रकार से उसमें क्या रहती है, वाइंडिंग लपेटी हुई रहती है। इस प्रकार से कोयल बना दी जाती है। यानी स्प्रिंग के रूप में बनाने का अर्थ क्या है कि इसकी लंबाई को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब जब लंबाई बढ़ाएंगे तो लंबाई किसके समानुपाती होती है, प्रतिरोध के। तो इसका प्रतिरोध का गुण बढ़ेगा और प्रतिरोध का गुण बढ़ने से इसमें हीट अधिक उत्पन्न होगी। तो ध्यान रखें क्या होगी, हीट अधिक उत्पन्न होगी। तो यही जूल ने कहा और जूल ने यही नियम दिया। अब देखिए यहाँ से, अब इस जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का ये फॉर्मूला किस प्रकार से बना इसको देखेंगे। सबसे पहले हमने आवेश के बारे में पढ़ा था कि विभव क्या होता है। तो विभव देखिए आवेश, यानी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। क्या होता है, विद्युत विभव। अब देखिए यहाँ से
जब विद्युत कार्य, W क्या है? कार्य। कौन सा कार्य है? विद्युत कार्य। अब यहाँ से देखिए W बराबर क्या होगा? V इंटू क्यू। इसी फॉर्मूले से क्या हुआ? कार्य क्या हुआ? विद्युत कार्य वोल्टेज इंटू आवेश यानी कुलाम। अब देखिए यहाँ से Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। क्या होता है? IT। अब जब Q का मान इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखिए V इंटू क्यू का मान जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा? VI इंटू टी। ये फॉर्मूला क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से ये जो फॉर्मूला है ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत कार्य ऊर्जा शक्ति, यानी सभी का ये क्या है? एक बेस है। तो ध्यान रखिए इम्पोर्टेंट है, यहीं से हम इसका निर्माण करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला होता है I बराबर क्या होता है? ओम के नियम से I बराबर V अपॉन आर। ध्यान रखें I बराबर ओम के नियम से क्या होता है? V अपॉन आर। जब इस फॉर्मूले में I का मान रखेंगे तो V इंटू V अपॉन आर इंटू टी। अब यहाँ से देखिए इसे और सोल्व करेंगे तो क्या होगा? विद्युत कार्य V का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी। ये क्या हो गया? एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया। अब यहाँ से देखेंगे V का मान रखेंगे तो V, इस फॉर्मूले में V का मान रखेंगे तो क्या होता है? V बराबर ओम के नियम से V बराबर IR। तो देखिए W बराबर V की जगह क्या होगा? IR का स्क्वायर, समझने का प्रयास करें, अपॉन R इंटू टी। अब यहाँ से देखिए W बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब R की एक घात को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से देखिए W बराबर क्या होगा? I स्क्वायर आर टी। ये क्या है? यही इस फॉर्मूले का रूप है। तो देखिए इसे किस में दर्शाया जाता है? जूल में। तो ध्यान रखें जो विद्युत कार्य है यानी विद्युत कार्य ही क्या हो रहा है? ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो रहा है। और ये किसके रूप में? विद्युत की खपत कर रहा है? हीट के रूप में। तो ध्यान रखें। तो यहाँ से देखिए फिर से देखिए आराम से। और जो उसमें जो प्रभाव है किसने दिया? जूल नामक वैज्ञानिक ने दिया। और ये क्या कहा? जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार में प्रतिरोध के कारण क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। उसे ही क्या दिया? जूल ने कहा। और एक फॉर्मूला दिया उसने H बराबर I स्क्वायर आर टी जूल। जो ये फॉर्मूला क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखें। अब एक नंबर का क्वेश्चन, छोटे छोटे नंबर यहाँ से एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक जूल बराबर कैलोरी कितनी होगी? तो ध्यान रखिए यहाँ से 4.2 कैलोरी क्या होगी कि एक जूल बराबर क्या होता है? 1/4.2 कैलोरी। एग्जाम में इस प्रकार से भी आ सकता है, एक जूल बराबर 1/4.180, यानी 8 का मान जो है 5 से अधिक है, इसीलिए इसको कैसे रख दिया जाता है? 4.2। तो ध्यान रखें 80 इंटू कैलोरी। एग्जाम में ये ऑप्शन देके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से उल्टा पूछ लेता है, एक कैलोरी में कितने जूल हो गए? तो देखिए एक कैलोरी में कितने जूल होंगे? तो 4.180 जूल। और यहाँ से पूछ लिया जाता है एक किलो कैलोरी में, एक किलो कैलोरी में कितने जूल होंगे? तो 4180 जूल। तो ये ध्यान रखें, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट्स में नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट प्रभाव है वो देखेंगे। तो इसका एक नेक्स्ट प्रभाव कौन सा है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अब पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
यहाँ से देखिए सेकंड कौन सा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो देखिए सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने दिया, तो ध्यान रखिए ओरस्टेट ने क्या दिया कि जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कौन से वैज्ञानिक ने दिया उसमें, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो पूछा जाए तो कौन से होंगे, ओरस्टेट। और यहाँ से देखिए जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये कौन से वैज्ञानिक ने कहा, ओरस्टेट ने। तो देखिए इन्होंने कैसे पता लगाया कि चालक के चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ से इन्होंने एक क्या लिया, चालक तार लिया। इस चालक तार को क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स से जोड़ा गया। अब देखिए वोल्टेज सोर्स से जोड़ने पर इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो इन्होंने क्या लिया, एक यहाँ पर चुंबकीय सुई ली। क्या ली, चुंबकीय सुई N, और यहाँ से लिया N सिरा और एक S सिरा। अब यहाँ से चुंबकीय सुई लेने पर जब इसमें से धारा प्रवाहित हो रही थी तो इसके चारों ओर क्या हो रहा था, चुंबक क्षेत्र। तो चुंबक क्षेत्र के कारण जो ये चुंबक थी, ये चुंबक सुई क्या हो रही थी, प्रभावित हो रही थी, यानी इधर की ओर क्या हो रही थी, आकर्षित हो रही थी। अब दूसरी बार इसने क्या किया, यहाँ से चालक तार में से यहाँ से विद्युत विभव के क्या करे, ध्रुव चेंज करे, प्लस और माइनस। तो देखिए यहाँ से जो सुई थी, जो चुंबकीय सुई थी, वह इस प्रकार से किधर की ओर आकर्षित हुई, जब अब धारा इधर से और प्रवाहित हो रही है तो ये इस सिरा इसकी ओर क्या हुआ, आकर्षित होने लग गया। तो N और S। तो इन्होंने पाया कि चालक के चारों ओर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी चालक के चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखिए। अब इस चुंबकीय प्रभाव यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो देखिए यहाँ से मोटरें हुई, मशीन जनित्र हुई, रिले हुई आदि उपकरणों में यह प्रभाव देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कौन कौन से क्षेत्रों में देखने को मिलता है, विद्युत मोटरें हुई, मशीन हुई, जनित्र हुई, रिले आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कौन सा प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। थर्ड नंबर का देखेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। तो देखिए इसमें इंक डाल लेते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अब जो नेक्स्ट है वो देखेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव देखेंगे? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब देखिए विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। जब इन्होंने क्या कहा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो ध्यान रखें माइकल फेराडे ने। किसने दिया? माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने क्या दिया? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव में माइकल फेराडे ने क्या कहा? तो देखिए जब किसी विद्युत अपघट्य में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विद्युत अपघट्य अपने आयनों में क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं। तो देखिए क्या कहा, जब किसी विद्युत अपघट्य में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या करने पर? विद्युत अपघट्यों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत अपघट्य यानी प्रवाहित करने पर अपघट्य अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखें इस प्रभाव का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? अपन देखते हैं सेल बैटरी आदि में। कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं? सेल बैटरी में कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, धातु शुद्धिकरण और धातु निष्कर्षण, यही किसके उदाहरण हैं? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के। तो ध्यान रखें। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होगा? एक्सरे प्रभाव। कौन सा देखेंगे? विद्युत धारा का एक्सरे प्रभाव। यहाँ से देखिए 4th नंबर का विद्युत धारा का एक्सरे प्रभाव। अब सर्वप्रथम विद्युत धारा का एक्सरे प्रभाव कौन से वैज्ञानिक ने दिया? तो ध्यान रखें रोंटजन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सर्वप्रथम क्या दिया? विद्युत धारा का एक्सरे प्रभाव। ये एक्सरे प्रभाव क्या होता है? तो ध्यान रखें यदि कोई निर्वात नलिका हो, ये क्या है? कोई निर्वात नली है। अब इस निर्वात नली में से क्या करते हैं? उच्च आवृत्ति की, यानी उच्च आवृत्ति की क्या करते हैं? विद्युत धारा और वोल्टेज क्या करते हैं? इसमें से फ्लो करवाते हैं। तो क्या होती है? एक्स किरण यानी एक्सरे किरण क्या होती है? जनरेट होती है। तो ध्यान रखें कौन सी किरण जनरेट होगी? जब उच्च आवृत्ति की, इसमें देखिए उच्च आवृत्ति की विद्युत धारा और उच्च वोल्टेज निर्वात नलिका यानी निर्वात नलिका में से प्रवाहित करने पर क्या होगा? प्रवाहित करने पर क्या होगी? एक्सरे किरण क्या होगी? जनरेट होगी। एक्स किरणें उत्पन्न होती है। ये कौन सा प्रभाव होगा? विद्युत धारा का एक्सरे प्रभाव। विद्युत धारा का एक्सरे प्रभाव क्या होता है? जब किसी निर्वात नलिका में से उच्च आवृत्ति की विद्युत धारा और उच्च वोल्टेज जब उसमें से गुजारे जाते हैं तो उस निर्वात नलिका में क्या उत्पन्न होती है? एक्सरे किरण। तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? हड्डियों का छायांकन चित्र लेने के लिए, यानी एक्सरे करते हैं उस टाइम पे कौन सी विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? विद्युत धारा का एक्सरे प्रभाव। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है वो क्या है? विद्युत धारा का
विकिरण प्रभाव। कौन सा प्रभाव होगा? विद्युत धारा का विकिरण प्रभाव। यहां से देखिए, विद्युत धारा का विकिरणीय प्रभाव। अब देखिए विद्युत धारा का विकिरणीय प्रभाव क्या होता है। तो विकिरणीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी विद्युत धारा का क्या देखेंगे? विकिरणीय प्रभाव। विकिरणीय प्रभाव किस में देखने को मिलता है? फ्लोरोसेंट लैंप में। जब उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गैसें जो होती है वो अपने आयनों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। यानी निर्वात नल या गैस ट्यूबलाइट हो या जो फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं उनमें देखने को मिलता है विकिरणीय प्रभाव या विसर्जन प्रभाव जिसे बोला जाता है। वो किस में होता है? वह ट्यूबलाइट, बल्ब, जैसे सोडियम वेपर लैंप हुआ, उनमें देखने को मिलता है। तो विद्युत धारा का विकिरणीय प्रभाव। तो ध्यान रखें, यहाँ से एक प्रभाव और होता है शारीरिक प्रभाव। कौन सा होगा? शारीरिक प्रभाव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। यहाँ से एग्जाम में इस शारीरिक प्रभाव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए शारीरिक प्रभाव क्या होगा। जैसे मानव शरीर है, मानव शरीर को यदि 90 वोल्ट की वोल्टता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है? विद्युत का झटका लगता है। तो ध्यान रखें, विद्युत का झटका अनुभव होता है। यदि मानव शरीर में से 90 वोल्ट की वोल्टता यदि प्रवाहित हो जाए तो मानव शरीर को क्या लगेगा? विद्युत का झटका लगेगा। तो ध्यान रखें यहाँ से। अब देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? शारीरिक प्रभाव। तो इसमें पूछा जाता है शारीरिक प्रभाव में कि ध्यान रखें, तो एक चीज ध्यान रखें, यदि विद्युत धारा यानी शरीर में से यदि विद्युत धारा की रेंज कितनी है? 5 मिली एम्पियर। कितनी है? 5 मिली एम्पियर यदि शरीर में से प्रवाहित हो रही है तो क्या लगेगा? झंझनाहट। क्या उत्पन्न होगा? झंझनाहट सी उत्पन्न होगी। यदि 5 मिली एम्पियर की धारा विद्युत धारा के संपर्क में आए, यदि कोई व्यक्ति 5 मिली एम्पियर की विद्युत धारा के संपर्क में आएगा तो उसे क्या हो सकता है? विद्युत झंझनाहट सी लगेगी। अब यहाँ से देखिए 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर या 20 मिली एम्पियर। इसे देखिए 20 मिली एम्पियर क्या होती है? 5 मिली एम्पियर पर क्या होगा? झंझनाहट। 20 मिली एम्पियर यदि विद्युत धारा की रेंज होगी तो उसे क्या लगेगा? दर्दनाक झटका। क्या लगेगा? दर्दनाक झटका। ध्यान रखें। और यदि मानव शरीर में से 50 मिली एम्पियर, यदि 50 मिली एम्पियर की रेंज में यदि विद्युत धारा उसमें से मानव शरीर में से फ्लो हो जाती है तो विद्युत यानी मृत्यु हो सकती है। व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। किसके कारण मृत्यु होती है? हृदयाघात के कारण। हृदयाघात, हार्ट अटैक के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से ध्यान रखिए, यदि 100 मिली एम्पियर की विद्युत धारा मानव शरीर में से प्रवाहित हो जाए तो मानव शरीर क्या होने लगता है? जलने लगता है। जलने लगता है। ध्यान रखें, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि 5 मिली एम्पियर के संपर्क में व्यक्ति आएगा तो उसे क्या लगेगा? विद्युत का झटका लगेगा। तो देखिए 5 मिली एम्पियर पर क्या होगा? झंझनाहट सी क्या होगी? महसूस होगी। 20 मिली एम्पियर की रेंज में यदि वह संपर्क में आता है तो उसे दर्दनाक झटका लगेगा। और 50 मिली एम्पियर के संपर्क में आए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ध्यान रखें। और यहाँ से देखिए 100 मिली एम्पियर पर क्या होगा? शरीर धुआं देने लगेगा, यानी जलने लगेंगे। शरीर के प्रत्येक अंग क्या होंगे? जलने लगेंगे। तो ध्यान रखें। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शुष्क अवस्था में मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ध्यान रखें 1 लाख से 6 लाख तक, यानी 1 लाख से 6 लाख ओम तक। ध्यान रखें। और यदि पूछा जाए मानव शरीर की भीगी त्वचा यानी गीली त्वचा का,
यानी भीगी त्वचा, भीगी अवस्था में, नमी अवस्था या भीगी अवस्था में कितना होता है, तो ध्यान रखें 1000 ओम। और यदि ये पूछा जाए कि मानव शरीर की कान से कान तक का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, कान से कान तक का, कान से कान तक का जो होता है, कान से कान का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, ध्यान रखिए 100 ओम। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हाथ से लेकर पांव तक यानी पैर तक का जो होता है, यानी हाथ से पांव तक, हाथ से पांव तक का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 400 से 600 ओम तक। तो ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे हम इन जो प्रतिरोधों का जो क्रम है इन्हें हम एक बार डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो देखिए ये क्या है, ये कोई मानव का क्या है, सिर है। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, कान है। अब देखिए कान से कान का जो प्रतिरोध होगा मानव शरीर का कितना होगा, कान से कान का 100 ओम। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ से देखिए ये क्या है, इसके आंत। तो यहाँ से देखिए आंत से लेकर, यानी आंत से लेकर प्रतिरोध जो होगा पांव तक का, जो आंत से लेकर पांव तक का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखें आंत से पांव तक का जो प्रतिरोध होगा वो कौन सा होगा, 400 ओम से लेकर 600 ओम की रेंज में रहेगा। और यहाँ से देखिए यहाँ से शुष्क अवस्था में, यहाँ से देखिए शुष्क अवस्था में कितना होगा, शुष्क अवस्था में कितना प्रतिरोध होगा, तो 1 लाख से 5 लाख या 6 लाख तक, कितना 1 लाख से 6 लाख ओम तक, ध्यान रखें। और गीली त्वचा में, यहाँ से ध्यान रखें गीली त्वचा, भीगी त्वचा या कौन सी, भीगी त्वचा का जो प्रतिरोध होता है, भीगी त्वचा का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 1000 ओम। ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।